हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी दूसरी वीडियो लेकर आया हूं ई इनवॉइस अंडर जीएसटी के ऊपर पार्ट 2, जिसको मैंने नाम दिया है। मैंने कोशिश की थी कि पहली वीडियो में हर चीज़ को क्लियर कर दूं, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी। कुछ मेरे फ्रेंड्स का फ़ोन आया था कि आपने पेनल्टी के बारे में नहीं बताया, या टाइम लिमिट के बारे में नहीं बताया, या किस किस चीज़ों के ऊपर ई इनवॉइस नहीं बनानी, तो उसमें भी कुछ पॉइंट्स रह गए थे। तो चलिए एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं, ताकि वो मेरी दोनों वीडियो को अगर आप मिलाएं तो वो एक कंप्लीट वीडियो बन जाएगी। तो पहला उसमें क्वेश्चन ये था कि क्या एसईजेड डेवलपर को ई इनवॉइस बनानी जरूरी है? तो यस, एसईजेड डेवलपर्स आर लायबल टू इशू ई इनवॉइस because the notification number 61/2020 dated 30th July 2020 only exempts the SEZ units, not the SEZ developers. तो SEZ developers को इनवॉइस बनानी बहुत जरूरी है, SEZ यूनिट्स को नहीं बनाने की जरूरत, SEZ डेवलपर्स को बनाने की जरूरत है। सेकंड एक क्वेश्चन आया था कि क्या मेरे सेम पेन के ऊपर 2 या 3 से ज्यादा ब्रांचेज हैं और मैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कुछ माल ट्रांसफर करता हूं या तो सप्लाई करता हूं, तो क्या मुझे उस केस में भी ई इनवॉइस बनानी जरूरी है? तो यस, सेक्शन 25 सब सेक्शन 4 जब हम पढ़ते थे तो उसके अंदर ये लिखा गया था कि ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, he shall be treated as a distinct person for that purpose of this act। तो अगर वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया तो वो सप्लाई चाहे अपने आप को कर रहा है या दूसरे बंदे को कर, इट डजंट कर रहा है, इट डजंट मैटर। तो उसको अपने अपने आप को भी अगर वो सप्लाई कर रहा है या ब्रांच ट्रांसफर कर रहा है तो उसको इनवॉइस बनाने की जरूरत है, क्योंकि वो सप्लाई मानी जाएगी। वो ये नहीं हम कह सकते कि मैं अपने आप को कर रहा हूँ या अपने आप को दूसरे बंदे को कर रहा हूँ। वो इट डजंट मैटर कि मैं अपने आप को कर रहा हूँ या किसको कर रहा हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि क्या हाई सी सेल्स के ऊपर इनवॉइस बनानी है? तो हाई सी सेल्स जो है वो सप्लाई का पार्ट नहीं है, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। तो हाई सी सेल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इशूइंग द इनवॉइस। तो हाई सी सेल्स के ऊपर आपको इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। फिर एक क्वेश्चन और आया था कि क्या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट या कमर्शियल क्रेडिट नोट्स को भी इनवॉइस के उसमें रिपोर्टिंग करनी जरूरी है? तो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट या कमर्शियल क्रेडिट नोट आर नॉट लायबल टू बी रिपोर्टेड अंडर इनवॉइस सिस्टम because credit note or debit note issued under section 34 of the CGST Act have to be reported in invoice system. Commercial credit note and debit financial credit note are not liable to be reported। फिर एक क्वेश्चन आया था कि इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए मुझे इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल ऑफ एंट्री के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं होती। फिर एक और क्वेश्चन आया था कि क्या रिवर्स चार्ज के लिए ऊपर जो मैं इनवॉइस बनाता हूं उसमें मेरे को इनवॉइस बनानी है? तो इन रिवर्स चार्ज के की जो कैटेगरी होती है उसके अंदर दो तरह की सप्लाई होती है। एक आती है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और एक आती है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 4 क्या कहती है कि व्हेन आई मेक सप्लाई under section 9 subsection 3 of the CGST Act 2017, then yes, I need to issue invoice because I am making supply। लेकिन सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 क्या कहती है? व्हेन आई रिसीव सप्लाई विच अट्रैक्ट द रिवर्स चार्ज। कौन सी सप्लाई होती है? जो जैसे एडवोकेट्स की सप्लाई होगी, या एडवोकेट की सर्विस ले रहा हूं मैं, या जीटीए की सर्विसेज ले रहा हूं। तो अगर मैं सर्विस ले रहा हूं अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर, तब मेरे को इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं जीटीए की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में, तो मेरे को इनवॉइस बनाने की जरूरत है। एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में था जो मेरी पिछली वीडियो में रह गया था बताना, वो ये था कि इनवॉइस बनाने की टाइम लिमिट क्या है। इनवॉइस आपको इनवॉइस जनरेट करने के 30 दिन के अंदर आपको आईआरएन नंबर जनरेट करना होता है। अब आईआरएन नंबर जनरेट कैसे करना है? आपको सिंपल एक इनवॉइस बनानी है, जैसे आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाते हो, चाहे टैली में बनाते हो या बीजी में बनाते हो, किसी भी तरीके का आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो आप उसके अंदर अपनी इनवॉइस बनाते हो। तो उसको 30 दिन के अंदर आपने ई इनवॉइस सिस्टम पे जाकर, पोर्टल पे जाकर लॉगिन करना है। लॉगिन करके अपनी आईडी बनानी है। आईडी बनाने के बाद वहां पर आपको आईआरएन जनरेट करना है 30 दिन के अंदर। तो जो आईआरएन जनरेटेड वो इनवॉइस आएगी, वो आपको अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को देनी है, जिसके बेस पे उसको वो क्रेडिट मिलेगा।
अब एक सबसे मेजर पॉइंट ये था कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इनवॉइस बनाने की क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट ये था कि जब हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं या आईएफएफ फाइल करते हैं तो हमें मैनुअली एंट्री डालनी पड़ती है या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से डालनी पड़ती है। लेकिन जब हम इनवॉइस बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जीएसटीआर 1 में या आईएफएफ में चली जाती है, तो आपको वो दोबारा से एंट्री डालने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ती, तो आपका लॉट ऑफ टाइम आपका सेव हो जाता है। सेकेंड बेनिफिट ये है कि आपको जो इनवॉइस आपने बना दी वो जीएसटी वन में चलेगी, जीएसटी वन में चलेगी तो सामने वाले को टाइमली वो क्रेडिट मिल जाता है, उसको क्रेडिट लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब बेसिक क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, बेसिक नहीं मेन क्वेश्चन कहूंगा मैं, मेन क्वेश्चन था कि कॉन्सिक्वेंसेज के अंदर मैंने इतना तो आपको बता दिया था कि अगर कोई सप्लायर ई इनवॉइस नहीं बनाता और वो पास ऑन करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट सामने वाले कोई मीन्स अपने कस्टमर को या क्लाइंट को वो पास ऑन करता है, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये तो डेफिनेट है कि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो वैलिड इनवॉइस ही नहीं है। वैलिड इनवॉइस नहीं है तो उसके ऊपर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन सप्लायर को क्या पेनल्टी लगेगी? सप्लायर को भी तो पेनल्टी लग सकती है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि पेनल्टी किस केस में लगेगी और किस सेक्शन के अंदर लगेगी और कितनी लगेगी। सबसे पहले हम इसके लिए करेंगे, पढ़ेंगे सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 की क्लॉज 1। सेक्शन 122 की सबसेक्शन 1 की क्लॉज 1 ये कहती है कि वेयर ए टैक्सेबल पर्सन हु सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज आर बोथ विदाउट इश्यू ऑफ invoice or issue an incorrect invoice or false invoice with regard to such supply, then he shall be liable to pay a penalty of 10,000 rupees for an amount equivalent to the tax evaded or tax not deducted, whichever is higher। कहने का मतलब कि अगर मैं इनवॉइस बनानी थी, मुझे रूल 48 सब रूल 4 में इनवॉइस जिसको हम बोलते हैं कि इनवॉइस मेरे को बनानी थी, मैंने नहीं बनाई तो मेरी इनकोरेक्ट इनवॉइस हो गई। इनकोरेक्ट इनवॉइस होगी तो मुझे 10,000 पे या 100% ऑफ द टैक्स विच एवर इज हायर की पेनल्टी लग सकती है। और वो किस केस में लगेगी? पर इनवॉइस के केस में लगेगी। ये नहीं कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने जितनी मर्जी इनवॉइस बनाई और मेरे को 100%, मैं जितनी मैंने इनवॉइस बनाई है मेरे के 10,000 पर इनवॉइस या विच एवर 100% ऑफ द टैक्स विच एवर इज हायर की पेनल्टी लग सकती है। इन माई ओपिनियन ये लग सकती है। एक पेनल्टी मेरे को कहां लग सकती है? सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 की क्लॉज ई में। वो क्या कहती है? सेक्शन 122 की सबसेक्शन 3 की क्लॉज ए ये कहती है कि इफ आई फेल्स टू if I fail to issue invoice in accordance with this act or rules made there under, I am liable to pay a penalty of rupees up to rupees 25,000 under CGST Act or under SGST Act। मीन्स सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 क्लॉज ई के अंदर अगर मैं इस रूल्स के अंदर 48(4) सब रूल 4 के अंदर मैं ई इनवॉइस नहीं बनाता तो मुझे 25,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है अंडर सीजीएसटी एक्ट और अंडर एसजीएसटी एक्ट। क्योंकि मैं सीजीएसटी एक्ट को पढ़ रहा हूं तो मैं सीजीएसटी की बात कर रहा हूं, अगर मैं एसजीएसटी एक्ट को पढ़ रहा हूं तो मैं एसजीएसटी एक्ट को की बात कर रहा हूं। तो अगर दोनों ही केस में मेरे को इनवॉइस तो दोनों की उसमें बनानी थी, सीजीएसटी भी चार्ज कर रहा हूं मैं, एसजीएसटी टैक्स भी चार्ज कर रहा हूं, तो दोनों ही केस में मेरे को पेनल्टी लग सकती है, 25,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। इट इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द एओ कि आपको वो 1 रुपए की पेनल्टी लगाता है या 25,000 रुपए की पेनल्टी लगाता है। लेकिन अब एक बड़ी बात है कि आजकल मैंने जो नोटिस देखे हैं कि मेरी 3 ब्रांचेज हैं, 3 ब्रांचेज में मैंने, एक में मेरी 2.5 करोड़ की टर्नओवर थी, एक में दूसरे में भी 2.5 करोड़ की टर्नओवर थी और तीसरे में मेरी टर्नओवर थी ही नहीं। मेरी टोटल टर्नओवर तो 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो गई, मैं लायबल तो हूं ई इनवॉइस बनाने की उसमें, लेकिन मेरी तीसरी ब्रांच के अंदर तो पूरे साल के अंदर कोई इनवॉइस है ही नहीं, इनवॉइस ही नहीं, मेरी सेल ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं है, तो मैं किस चीज की इनवॉइस बनाऊंगा। लेकिन उस केस में भी सेक्शन 125 की एओ ने पेनल्टी चार्ज की है 25,000 रुपये, जो जनरल पेनल्टी है, जनरल पेनल्टी उन्होंने चार्ज की है अंडर सीजीएसटी एक्ट, अंडर एसजीएसटी एक्ट, दोनों के अंदर 25,000 रुपए की पेनल्टी लगा दी, जबकि मेरी कोई सप्लाई ही नहीं है। इन माई ओपिनियन this penalty is not valid penalty, we must fight this
and represent the case of the SSC. And thank you very much. You listen my video very carefully. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल बटन को दबा के लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे भी और वीडियो बनाकर आप लोगों की सेवा में आता रहूं और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।